हेलो एवरीवन, दिस इज योर ईशा मैम एंड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी क्लास 10th का एक नया चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी एंड बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर हमारा ये होने वाला है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं, जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आप लोगों ने साइन थीटा, कोस थीटा, कुछ वैल्यूज आप लोगों ने याद करी थी। अब ये चीज़ें कहाँ पर यूज होती है रियल लाइफ के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि एप्लीकेशन वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का हम अपने इस चैप्टर के अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा तोब एप्लीकेशंस हम लोगों को कवर नहीं करने की बहुत हाई फाई एप्लीकेशन पूछी जाएगी, नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एप्लीकेशन जिनको आप रिलेट कर पाओ। आपके सराउंडिंग में जो आप चीज़ें देखते हो, एयरप्लेन्स देखते हो, बिल्डिंग्स देखते हो, टावर्स देखते हो, इनसे आप रिलेट कर पाते हो, तो इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंडर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाथ में कॉपी पेन ले लो, इधर उधर नहीं देखना है, लिखते चले जाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम इमेजिन कर करके, इमेजिनेशन के साथ वी विल बी कवरिंग दिस चैप्टर। ठीक है, एंड अपने आप के अंदर एक कंप्लीट लेक्चर होगा। ये लेक्चर के एंड में हम आपको बताएंगे कि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, डू नॉट वरी, सब करेंगे, बस तुम लोग ट्रस्ट करना और लेक्चर को देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी अपना पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की कहानी बेटा जी शुरू होती है, इस चैप्टर की कहानी आप लोगों की शुरू होती है। एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। ठीक है, हाथ में कॉपी पेन ले लो और इमेजिन करते हुए हमें पढ़ना है। इस चैप्टर की कहानी बेटा जी शुरू होती है हमारी इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ: लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर की। बहुत अच्छे से समझना इन तीनों टर्म्स को। इन्हीं तीनों टर्म्स के अराउंड आपका ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। सारे क्वेश्चंस इन्हीं 3 टर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, मान लो ये आप खड़े हो। ठीक है, ये क्या खड़े हो, ये आप खड़े हो और ये क्या है, ग्राउंड है। आप ग्राउंड पर खड़े हुए। ठीक है, ऊपर से एक एरोप्लेन जा रही है। ठीक है, ऊपर से क्या जा रही है, एक एरोप्लेन जा रही है। आपने इस एरोप्लेन को देखा, आपने अपनी नज़रें एयरप्लेन की तरफ करी। ठीक है, तो इस एयरप्लेन से एक लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन, अपनी आंखों की तरफ आपने एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन, यानी आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मान लो यहाँ से एक चिड़िया उड़ते हुए जा रही, तो इस चिड़िया से अपनी आंखों की तरफ एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ साइट। आप जमीन पर मान लो एक चींटी चल रही है, आपने चींटी को देखा, तो इस चींटी से अपनी आंखों की तरफ आपने एक लाइन ड्रॉ करी, वो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। आपने एकदम स्ट्रेट, तो लाइन ऑफ साइट यानी आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट से अपनी आंखों की तरफ एक लाइन ड्रॉ करना, दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो आप एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में देख रहे हो, एकदम स्ट्रेट देख रहे हो आप, ना आप ऊपर देख रहे हो ना आप नीचे देख रहे हो, आप एकदम स्ट्रेट देख रहे हो सीधा। तो ये भी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आप, तो इस लाइन ऑफ, ये है तो ये भी लाइन ऑफ साइट, बट इस लाइन ऑफ साइट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन ऑफ साइट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके इस चैप्टर में। हॉरिजॉन्टल लाइन का सीधा सा मतलब है एक ऑब्जर्वर है, वो ना तो ऊपर देख रहा है ना नीचे देख रहा है, वो जस्ट स्ट्रेट देख रहा है, एकदम सामने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। इस लाइन ऑफ साइट को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट आपको क्लियर है कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ये 2 टर्म्स आप लोगों को क्लियर है। जिस भी ऑब्जेक्ट को, मैम कुछ नहीं,
जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑब्जर्वर की तरफ, दैट लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। ओके मैम, अब समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ठीक है, ये क्या है बेटा जी, आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जब आप एकदम स्ट्रेट देख रहे हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर देखा, आपने एरोप्लेन को देखा, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन और आप जिस भी हॉरिजॉन्टल लाइन और जस्ट 1 सेकेंड बेटा जी, जस्ट 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ इशू आया। यस, एवरीथिंग इज ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन की फील लो, एंगल ऑफ एलिवेशन की फील लो मैम। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जब हम एकदम स्ट्रेट देख रहे हैं, बट मान लो हमें ऊपर देखना पड़ा, हम ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम अपनी आंखों को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम जिस ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं, तो अपनी आंखों को किसी एंगल से हम ऊपर कर रहे हैं ना, तो दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आया मैम? जब हम ऊपर की तरफ देखते तो जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को, एंगल ऑफ डिप्रेशन को। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा जी ऐसे कंसिडर करो, मान लो आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो जमीन पर क्या जा रही है, एक चींटी जा रही है, जमीन पर क्या जा रही है, एक चींटी जा रही है। आप इस चींटी को देखा तो आपने चींटी से और अपनी तरफ क्या करी, एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन, यानी अब आप क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ आप देख रहे हो। तो हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ जो ये एंगल बना ना, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहानी क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है मैम? सिंपल कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूड करते हैं इस स्लाइड को। लाइन ऑफ साइट, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उससे एक लाइन ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन, दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन मैम, जब हम हॉरिजन से ऊपर की तरफ देखते हैं, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैम, जब हम हॉरिजॉन्टल से नीचे की साइड देखते हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो हम नीचे की साइड देखते हैं जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अब हम करते हैं बेटा जी क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करने के लिए मैं बता रही हूँ वो 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए बेटा जी के प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को एक बार ध्यान से देखो, इसी प्रोसेस के थ्रू आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा जी, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम है, इस स्टेटमेंट को आपको 2 से 3 बार बहुत ध्यान से आप लोगों को इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, बिकॉज द स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट को पढ़ना है, इस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, यानी इस स्टेटमेंट को आपको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये आपका सेकेंड स्टेप है क्वेश्चंस को सोल्व करने का, स्टेटमेंट को डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर आप लोग आइडेंटिफाई करोगे अपने राइट एंगल्ड ट्रायंगल को, कि आपके इस डायग्राम के अंदर कहाँ कहाँ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहे हैं, और इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल की आपको कौन सी साइड गिवन है, कौन सा एंगल गिवन है, और आपको कौन सी साइड या कौन सा एंगल आपको फाइंड करना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके मैं इस ट्रायंगल के अंदर अपना जो फाइंड करना है मेरे को वो मैं पता लगा सकूँ। दिस इज द थिंग यू नीड टू डू। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ये प्रोसेस अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस इस प्रोसेस को एक बार ध्यान में रखना कि क्या क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बेटा जी एकदम सिंपल क्वेश्चन के थ्रू, एकदम सिंपल क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहला काम स्टेटमेंट को पढ़ना। स्टेटमेंट है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी एक ऑब्जर्वर है जो किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ देख रहा है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, यानी एक चिमनी है। ठीक है, एक चिमनी, देखो ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ग्राउंड का मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों ने ड्रॉ कर ली। ठीक है, एक क्या है, चिमनी। चिमनी ऑब्वियसली बात है ग्राउंड पर होगी, हवा में तो होगी नहीं। ठीक है,
और एक ये क्या है, ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर क्या है, हमारा ऑब्जर्वर है। यानी यहाँ से मान लो ये हमारा कंप्लीट हो गया 28.5 मीटर। यहाँ पर हमारा क्या है, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ओके मैम, इतना समझ में आ गया। और ये हमारी क्या है, चिमनी है, ये हमारी क्या है, चिमनी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं। अब सुनो, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर की आंखें कहीं यहाँ पर होंगी, ऑब्जर्वर की आंखें कहीं यहाँ पर होगी। देखो दिख रहा है ना, ऑब्जर्वर की आंखें कुछ यहाँ पर होंगी, इस पॉइंट पर होगी। ऑब्जर्वर जब सीधा देखेगा इस लाइन ऑफ साइट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ हम लोग देख रहे हैं। और किसको देख रहे हैं, इस टॉप ऑफ द चिमनी को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन है इस टॉप ऑफ द चिमनी को हम लोग देख रहे हैं। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऑब्जर्वर की आंखों से टॉप ऑफ द चिमनी तक। और ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जस्ट 1 सेकेंड बेटा जी, जस्ट 1 सेकेंड, कुछ इशू है। ठीक है, मैं एक बार, आई फॉरगॉट समथिंग। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। यस, हो गया। ओके, तो ये जो एंगल बनाना बेटा, इस हॉरिजॉन्टल से टॉप ऑफ द चिमनी और अपनी आंखों को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे, दैट इज लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच का जो एंगल बना, ये एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये कितना गिवन है, 45 डिग्री हमारे पास गिवन है। और हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द चिमनी। हाइट ऑफ द चिमनी क्या है, मान लो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, जहां पर ऑब्जर्वर है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जर्वर की आंखों से, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, डी बोल दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, ई बोल दिया। ठीक है, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी मेरे को फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द चिमनी मेरे पास क्या आ जाएगी, ए बी मेरे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द चिमनी। अब तुम मेरे को बताओ, अगर ये डिस्टेंस 1.5 मीटर है तो बी डी बी क्या हो जाएगा, हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल और दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ए बी हमारे पास किसके बराबर था, ए डी प्लस में डी बी। डी बी तो मेरे को पता है 1.5 मीटर है, ए डी मेरे को फाइंड करना है। और अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या था, स्टेटमेंट को पढ़ना, उसके बाद डायग्राम बनाना, उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना। राइट एंगल ट्रायंगल मेरा क्या बन रहा है, ए डी ई मेरे पास क्या बन रहा है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है। और इसके अंदर मेरे को ए डी मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया, ई डी मेरे को पता है 28.5 मीटर, क्योंकि अगर बी सी और ई डी दोनों क्या है, बराबर है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, 28.5 मीटर। एक एंगल मेरे को पता है 45 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर एक साइड फाइंड करनी है, एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है। तो इस 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकती हूँ कि ये जो एक्स हो जाएगा, जो ए डी हो जाएगा, वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। 45 डिग्री वाले एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो 28.5 मीटर है, ई डी, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनस तो ए ही है। तो यानी कि अब परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर तो मेरे को निकालना है, बेस मेरे को गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर यूज होते हैं मैम, tan थीटा या फिर कोट थीटा। तो मान लो मैं tan का यूज कर रही हूँ, तो tan 45 डिग्री, क्योंकि एंगल मेरे पास कितना है, 45 डिग्री, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। परपेंडिकुलर अपन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, x है, बेस कितना है 28.5, तो x ये मेरे पास किसके बराबर आ गया, 28.5। एक्स मेरे पास किसके बराबर था, ए डी के बराबर। यानी मेरे को ए डी पता चल गया, बी डी मेरे को पता था 1.5 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी मेरे पास क्या आ जाएगी, 28.5 प्लस में 1.5 विच इज इक्वल टू में 30। मेरे पास ये क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द चिमनी 30 आएगा ना, 5501 कैरी, यस 30 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द क्या आ गई, चिमनी। 28.5 के अंदर मैंने क्या कर दिया, 1.5 01899, यस 30 मेरे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द चिमनी। तो समझ में आया। देखो
जो मैंने तुम लोगों को प्रोसेस बताया था, क्या उसके अलावा मैंने कुछ किया? स्टेटमेंट पढ़ा, डायग्राम बनाया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई किया, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन वगैरह मैंने फाइंड आउट कर लिया किसका यूज़ हो रहा है, उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक है, किस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ, दैट्स इट। और क्वेश्चन करते, चलो अब एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है। डू नॉट वरी, आगे और क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, केस स्टडी है, बहुत कुछ है, बट पेशेंस रखो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सी चीज सो घड़ा ऋतु आए फल होए, ठीक है। चलो यार, ठीक है। ये एनसीईआरटी 9.1 है बेटा, इसके अंदर आपके टोटल 15 क्वेश्चंस है, 15 के 15 हम लोग कर रहे होंगे, डू नॉट वरी, बट स्टेप बाय स्टेप। ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बेटा जी जो आपका है ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत सिंपल है, 1 मिनट रुक जाओ। जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ तुम लोग कर लोगे। जस्ट वन सेकंड, हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ तुम लोग पहला क्वेश्चन कर लोगे, तो प्लीज ट्राई करना पहले क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, थर्ड भी मैं आपको कराऊंगी, फोर्थ बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे, फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप लोग कर लोगे। डू नॉट वरी, ट्राई तो करना यार, ट्राई तो करना। कंप्लीटली टीचर पर डिपेंडेंट मत रहो कि टीचर हर एक क्वेश्चन, टीचर एकदम स्पून फीडिंग कराएगा आपको, नहीं, ठीक है। ट्राई करना। मुश्किल क्वेश्चन मैं कराऊंगी, इजी तुम लोगों के लिए छोड़ूंगी, ठीक है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बेटा जी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। अब इमेजिन करते चलो, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि एक पेड़ था, बहुत तेज आंधी तूफान आया तो ऑब्वियसली पेड़ टूट गया। पेड़ टूटेगा तो गिरेगा। मान लो, मैं 1 मिनट नेक्स्ट स्लाइड पर जाती हूँ, ठीक है। इमेजिन करते हुए चलना, बस इमेजिन तुम लोग करते हुए चलना, ये मैं तुम लोगों को बोलना चाहती हूँ। एक पेड़ था, मान लो ये पेड़ मैंने ड्रॉ कर लिया, ये एक पेड़ था, मैंने एज अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैंने अपने पेड़ को ड्रॉ कर लिया। बहुत तेज आंधी तूफान आ गई तो पेड़ बीच में से ऊपर थोड़ा नीचे से टूट गया, तो ऑब्वियसली पेड़ या तो लेफ्ट की साइड बेंट होगा या फिर राइट की साइड बेंट होगा। इतना समझ में आ गया? यस मैम, यही क्वेश्चन में बोला गया है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, यानी ब्रोकन पार्ट जो पेड़ टूटा वो झुक गया, इधर लेफ्ट की साइड या फिर राइट की साइड। मान लो मैंने लेफ्ट की साइड इसको झुका दिया, मान लो मैंने लेफ्ट की साइड, ये मेरा पेड़ था और ये मान लो यहाँ से टूट गया, यहाँ से मेरा पेड़ क्या हो गया? टूट गया। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर देखो जो मैं पेन चला रही हूँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मैंने नाम दे दिया पेड़ क्या होगा? ग्राउंड के ऊपर होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। पहले मेरा पेड़ कितना था? ए बी था। अब मेरा पेड़ टूट गया, मान लो सी पॉइंट से टूट गया, तो ये बी सी वाला पार्ट ऐसे ज़मीन पर झुक गया, यानी ये सी वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, बी वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो? पेड़ टूटा तो पेड़ का जो टॉप था वो ग्राउंड को टच करेगा, पेड़ ऐसे झुक जाएगा तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी ये बी वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यस मैम, आगे क्वेश्चन को और पढ़ो। सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट, यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पेड़ आपका बेंट हो गया और टॉप है वो अब ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये जो एंगल अब बना रहा है ग्राउंड के साथ, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। okay, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। तो क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि जो आपका फुट ऑफ द ट्री था, ये जो फुट ऑफ द ट्री दैट इज पॉइंट ए, और पेड़ टूटने के बाद जो आपका टॉप का पॉइंट था पेड़ का, वो जो ग्राउंड को टच कर रहा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर, यानी ए भी 8 मीटर है। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ द ट्री मेरे पास किसके बराबर आएगी? हाइट ऑफ द ट्री मेरे पास किसके? हाइट ऑफ द ट्री मेरे पास आएगी ए सी प्लस में बी सी मेरे पास, क्योंकि ये पूरी क्या है मेरे पास? हाइट ऑफ द ट्री है। तो ए सी को मैंने एक्स मान लिया, बी सी को मैंने वाई मान लिया, नहीं पता तो मैंने मान लिया। ओके मैम, मान लिया। तो चलो करते हैं फाइंड। पहले हम लोग क्या करते हैं? ए सी पर फोकस करते हैं।
30 डिग्री के रिस्पेक्ट में AC मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो गिवन है 8 मीटर, ये मेरे पास क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग टैन और कोट दोनों के अंदर यूज होते हैं। हम लोग टैन कोट भी लेके भी सोल्व कर सकते हैं, टेंजेंट लेके हम लोग सोल्व करते हैं। तो tan 30 डिग्री की एंगल कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, याद है ना, 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है, x, बेस कितना है 8 मीटर, तो x मेरे पास किसके बराबर आ गया, 8/√3। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो आपका y है वो आपका क्या है, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में नहीं, जो y है 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। 8 मीटर क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनस और बेस किसके अंदर यूज होते हैं, कोस के अंदर यूज होते हैं या फिर सेकंड। हम लोग कोस लेके सोल्व करेंगे। कोस 30 डिग्री आपके पास किसके बराबर होता है, कोस 30 डिग्री होता है √3/2 के बराबर, और बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। बेस आपके पास कितना है, 8 है, हाइपोटेनस आपके पास y, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16/√3। इन दोनों को हाइट ऑफ द ट्री हमारे पास किसके बराबर आएगी, x + y के बराबर। तो x कितना है, 8/√3, y कितना है, 16/√3। 16 और 8 क्या हो जाएगा, 24/√3। इसको और अगर आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहो, 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 × √3, 8 × 3, 3 को मैंने √3 × √3 लिख दिया। डिनोमिनेटर के अंदर √3 है, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गए, तो हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर आ गई, 8√3 मीटर मेरे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द ट्री। तो मैंने कुछ अलग किया, वही स्टेटमेंट, डायग्राम बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई किया, वही क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूँ, दैट्स इट। मैंने कुछ अलग किया, नो मैम। चलो और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं स्लाइड लेती हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, पार्क है, पार्क के अंदर क्या लगाने हैं, झूले लगाने हैं। झूले कॉन्ट्रैक्टर कौन से वाले लगाने हैं, उसको स्लाइड्स वाले झूले मालूम है कि नहीं, सीढ़ियों से चढ़ते हैं स्टेयर्स के थ्रू, वहाँ से फिर स्लाइड होके हम लोग नीचे आते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ, मैंने पिक्चर भी लाई हूँ उसकी स्लाइड वाले झूले की। ये वाले झूले की बात हो रही है, यहाँ से आप स्टेयर्स के थ्रू चढ़ोगे और यहाँ से आप स्लाइड होके नीचे आ जाओगे। ये हमारे क्या होते हैं, स्लाइड वाले झूले होते हैं। ठीक है, ओके मैम, स्लाइड वाले झूले हो गए। ठीक है, तो 2 लगाने हैं इसको। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, जो 5 साल से छोटे वाले बच्चे हैं। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, पहले इस डायग्राम को देखो तुम लोग। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा जी कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड का टॉप है और ग्राउंड के बीच की जो हाइट है ये कितनी है, 1.5 मीटर। मैं खुद से एक डायग्राम बनाती हूँ, बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स जो एज है, जो आपकी ये जो हाइट है ये आपकी कितनी है, 1.5 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा जी, थोड़ा बन नहीं रही, बाकी ये स्ट्रेट लाइन है एकदम। ठीक है, स्ट्रेट है 1.5 मीटर, क्योंकि ये आपकी मान लो सीढ़ियाँ हो गई, फिर ये आप टॉप से आए स्लाइड होके। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, जस्ट 1 सेकेंड, सेकेंड आपसे गिवन है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो एंगल है ना आपका, ये जो ग्राउंड से इंक्लाइन हो रहा है, ये एंगल आपका कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, हाइट कितने, 1.5 मीटर, और स्लाइड ऑब्वियसली ग्राउंड से टच हो रही है, तो ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर आपकी ये टच हो रही है। ऐसे ही टू द वेयरएज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, यानी 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। आपको व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ओके, चलो क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये क्या हो गया आपका, केस 1 हो गया। केस 2 आपको बोल रहा है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ केस 2 को। ठीक है, केस 2 को मैं नेक्स्ट स्लाइड पर करती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड।
केस 2 अबव 5 ईयर्स की बात हो रही है। अबव द एज ऑफ 5 ईयर जो आपका टॉप है वो कितना है, 3 मीटर है। और जो आपकी स्लाइड है वो ग्राउंड से कितने एंगल पर है, 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। आपको ये, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। और पिछले वाले केस में भी आपको स्लाइड की लेंथ निकालनी है। तो मेरे को एक बात बताओ, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में चलो ये तो ए सी तो हमारा हाइपोटेनसी हो गया। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में 3 मीटर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके अंदर यूज होते हैं, साइन के अंदर या फिर कोसिकेंड के अंदर। हम लोग साइन को कंसिडर कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3/2। √3/2 विच इज परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 3 मीटर। हाइपोटेनस मेरे को निकालना है विच इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, 3 × 6 डिवाइडेड बाई √3। 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2, डिनोमिनेटर के अंदर √3 है। 3 को मैंने क्या लिख दिया, √3 इंटू में √3 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। किसके बराबर आ गया, 2√3। यानी अबव द एज ऑफ 5 ईयर के केस में जो आपकी लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो कितनी है, 2√3 मीटर। सिमिलरली आप इस केस के अंदर लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल सकते हो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। वही साइन का यूज करना, परपेंडिकुलर का आपको पता है, हाइपोटेनस आपको निकालना है विच इज द लेंथ ऑफ द स्लाइड। एंगल आपको पता है, साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू को आपको पता है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले 5 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर कि पहले 5 क्वेश्चन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं बोल रही हूँ। 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बहुत ईजी है, कर लोगे। ठीक है, अब एक अच्छा सा प्रीवियस ईयर करते हैं विच इज़ अ केस स्टडी का। ये आपका क्वेश्चन है, मैं पानी पी लेती हूँ। इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो, इस क्वेश्चन को तुम लोग सोल्व करो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले इतना पढ़ो, उसके बाद और क्वेश्चंस है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, पढ़ो। देखो यार, देखो तुम लोग देखो, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट को पढ़ना। स्टेटमेंट को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ओके, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन गुजरात। हम सबको पता है यार ये बात, गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है वो स्टैचू। ठीक है, मैं इमेज भी लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा फीलिंग आ जाए। इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो हमारी स्टैचू ऑफ यूनिटी कुछ इस तरीके की दिखती है। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। विच स्टैंड्स ओवर अ 50 मीटर हाई बेस। देखो आई एम सॉरी, ये जो इमेज थी ना, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं थी, ये मैं आपको दिखाने के लिए ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फीलिंग आए, इसलिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो स्टैचू है ये ग्राउंड पर नहीं है, एक बेस पर है। ग्राउंड के ऊपर एक बेस बना हुआ है, उस बेस के ऊपर हमारी क्या है, ये एक स्टैचू है। तो जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया, तो ये जो बेस है ना, इसकी जो हाइट है वो 58 मीटर है। हाइट कह लो या फिर लेंथ कह लो, 58 meter high base. Okay, as part of a project, a student constructed an inclinometer and wishes to find the height of the Statue of Unity using it. inclinometer होता है बेसिकली एंगल, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर एंगल वगैरह फाइंड करने के लिए उस एंगल के थ्रू आप हाइट वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, ही नोटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 2 places. ओके, तो सबसे पहले ना इस स्टैचू को ड्रॉ करते हैं। ये जो इमेज है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन थी, बट आई वॉन्ट यू टू, आप लोग खुद से बनाओ, इसको खुद से बनाओ। ठीक है, तो चलो मैं एक बार वो करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेती हूँ। ठीक है, फिर करते हैं। सबसे पहले इमेज खुद से क्रिएट करते हैं। आपके पास क्या है, मैं वो करती हूँ। ये क्या है, आपके पास एक स्टैचू है, ये हमारी क्या है, स्टैचू। यार लाइन थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ये मैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ बट बन नहीं पाती, तो कर लेना बैलेंस। ये ए भी मेरे पास क्या है, स्टैचू है, और मान लो ये मेरा क्या है, नीचे ग्राउंड है।
ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया। PB मेरे पास क्या है, वो बेस है, और ये बेस मेरे को गिवन है 58 मीटर गिवन है। और ये AB उसके ऊपर जो स्टैचू बनी हुई है हमारी, अगर कंप्लीट लेंथ ऑफ स्टैचू की बात करें ना तो इंक्लूडिंग द बेस ये PA हो जाएगी, और एक्सक्लूडिंग द बेस यानी बेस को अगर हम हटा दें तो लेंथ ऑफ स्टैचू AB आएगा। ठीक है, चलो ओके। सिचुएशन 1 के अंदर ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी एक ऑब्जर्वर है, कहीं भी हो सकता है, वो स्टैचू के टॉप को देख रहा है, स्टैचू के टॉप को देख रहा है। ठीक है, फ्रॉम प्लेस ए विच इज 80√3 अवे फ्रॉम द बेस ऑफ स्टैचू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस स्टेटमेंट को पार्ट्स के अंदर तोड़ो हम लोग। ठीक है, एक प्लेस है ए जो कि हमारा बेस है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो बेस है उससे 80√3 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, एक प्लेस है ए, वहां से एक ऑब्जर्वर टॉप ऑफ द स्टैचू को देख रहा है। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, इससे 80√3 मान लो, ये 80√3 मीटर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये मेरे पास क्या आ गया, प्लेस ए आ गया। चलो मैं इसको क्यों मान लेती हूँ, जो पहले मैंने ए माना तो उसको मैंने क्यों बोलती हूँ, इस प्लेस ए से टॉप ऑफ द स्टैचू को देख रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑब्जर्वर कहीं यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट वगैरह मेंशन नहीं है, ऑब्जर्वर कितनी हाइट है उसकी वो सब मेंशन नहीं, तो आप ऑब्जर्वर को एक पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे यहाँ पर, यानी पॉइंट है, उस ऑब्जर्वर को आप एक पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे, तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस केस के अंदर वो ग्राउंड ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यानी कि उस टॉप ऑफ द स्टैचू को देख रहे हो, यानी टॉप ऑफ द स्टैचू से आपको इस प्लेस है यानी इस पॉइंट ए को आपको क्या कराना है, मैच कराना है। ठीक है, मैच कराना है। और ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये कितना गिवन है, आई थिंक 60 डिग्री का ये एंगल हमारे पास गिवन है। यस, ये एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री। आ गया समझ में? यस मैम। सिचुएशन 2 बोल रही द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी टॉप ऑफ द स्टैचू को ही हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम अ प्लेस बी, एक बी प्लेस से विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ओके, पहले इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। एक प्लेस बी है जो कि 40 मीटर अबव द ग्राउंड है, विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो ये हमारा 58 मीटर तो हमारा यही है, PB तो PB से छोटा ही होगा हमारा 40 मीटर, तो मान लो यहाँ तक ये मेरा क्या आ गया, 40 मीटर आ गया, इसको मैंने R नाम दे दिया। और यहाँ ये मेरा क्या है, B पॉइंट है, इसको मैंने हटा के S कर दिया। ठीक है, इस B से हम टॉप ऑफ द स्टैचू को देख रहे हैं, यानी यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन इस केस में मेरी कुछ इस तरीके की आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास ये आ जाएगी, और इसको मैंने T नाम दे दिया, इसको मैंने T नाम दे दिया। ठीक है, ऑब्जर्वर की हाइट वगैरह गिवन नहीं है, तो हम इसको एक पॉइंट की तरह कंसिडर करेंगे, और इस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और यहाँ से ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, आई थिंक कितना गिवन है, yes 30 डिग्री गिवन है। एंड द एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज 240 मीटर। ठीक है, ठीक है। इन सिचुएशन 2 के केस में, सिचुएशन 2 के केस में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये मेरा सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 के केस में टोटल हाइट ऑफ द स्टैचू, टोटल हाइट ऑफ स्टैचू मेरे पास कितने, टोटल हाइट ऑफ स्टैचू मेरे पास गिवन है 240 मीटर। इन केस ऑफ सिचुएशन नंबर 2, लेफ्ट साइड मेरी क्या है, सिचुएशन 1 है, और राइट साइड मेरी क्या है, सिचुएशन नंबर 2 है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, ओके। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1 विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 2 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस, यानी जो बेस था उसको कंसिडर नहीं करना, उसके ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर करना, और उसकी हाइट हमें बतानी है। एंड ऑल्सो फाइंड द हाइट इंक्लूडिंग द बेस इन केस ऑफ सिचुएशन नंबर 1। तो सिचुएशन नंबर 1 को देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है, आपको हाइट निकालनी है स्टैचू की इंक्लूडिंग द बेस एंड एक्सक्लूडिंग द बेस। तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, सिचुएशन 1 के अंदर इस 60 डिग्री के केस में, 60 डिग्री के केस में, 60 डिग्री के केस में राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा फर्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या बन रहा है, APQ तुम्हारा क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। 60 डिग्री के केस में तुम्हारा जो
पी क्यू है, तुम्हारा जो पी क्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये परपेंडिकुलर क्या है, तुम्हारी एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस। और तुम्हारे पास ये जो 80√3 है ये तुम्हारे पास क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर बेस यानी tan 60 का हम यूज़ करते हैं। tan 60 की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, √3, यानी √3 मेरे पास कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, विच इज़ द एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस। एंड बेस मेरे पास कितना है, 80√3। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 80 × में 3 240 मीटर तुम्हारे पास क्या आ गई, टोटल हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस। अब तुमसे पूछा और क्या पूछा गया, टोटल हाइट ऑफ द स्टैचू, हाइट ऑफ द स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस, एक्सक्लूडिंग द बेस तुमसे पूछा है। तुम क्या करो, इस बेस 240 में से जो तुम्हारा बेस की लेंथ थी 58 मीटर, इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, यस मैम हो गया। कुछ डाउट था इसके अंदर, नो मैम। और क्या पूछा गया है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द स्टैचू, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस, ओके, ठीक है। तुम लोगों से क्या पूछा गया, तुम लोगों से पूछा गया कि जो बी पॉइंट है ये तुम्हारे स्टैचू से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तुम लोगों को बताना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब, इस पॉइंट को मैंने टी बोला था, यानी तुम्हें बी टी की लेंथ बतानी है। इस बी टी की लेंथ मान लो, मैंने मान ली एक्स मान ली, यानी तुम्हें ये एक्स बताना है, ठीक है। और तुम लोगों को क्या गिना है, एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचूज के सिचुएशन 2 के अंदर तुम लोगों को गिवन थी 240 मीटर। तो 240 में से, और ये मेरे पास कितना है 40 मीटर, ये टी पी मेरे पास कितना है 40 मीटर, 240 में से 40 गए तो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास इस केस में क्या बन रहा है, बी, और ये मेरे पास पॉइंट था टी, ये मेरे पास टी पॉइंट था, ये वाला टी पॉइंट, ये 58 मीटर पी ऐसे है, और पी टी मेरे पास 40 है। तो बी टी क्यू मेरे पास क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल मेरे पास कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास x जो कि मुझे फाइंड करना है वो क्या है, बेस है, विच इज x, विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉइंट बी की स्टैचू से। एंड क्यू टी मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, जो कि मेरे पास गिवन है 240 माइनस 40 विच इज 200। तो परपेंडिकुलर और बेस tan के अंदर यूज होते हैं, tan के अंदर यूज होते हैं। तो tan 30 डिग्री विच इज 1/√3 विच इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 200 डिवाइडेड बाई x मेरे को फाइंड करना है। यहाँ से तुम्हारा x निकल कर आ जाएगा। देखो मैं लिख दे रही हूँ क्या बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा बनेगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री विच इज 1/√3, परपेंडिकुलर कितना है 200, x तुम्हारे पास कितना है, x मेरे पास है, x कितना है, x मेरे को फाइंड करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 200√3 विच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके मैम, ओके मैम। अब तुम लोगों को क्या फाइंड करना है, अब मेरे को फाइंड करना है tan अल्फा वेयर अल्फा इज द क्या था, अल्फा कहाँ गया, अल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बेस, ओके। चलो इस सिचुएशन 2 को मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ हो चुका है, ठीक है। सिचुएशन 2 के अंदर तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारा स्टैचू था, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्यू पॉइंट था, ये तुम्हारा क्या था, ग्राउंड था, ये तुम्हारा 58 मीटर, ये तुम्हारा 40 मीटर था। 40 मीटर पर तुम्हारा क्या था, ये एक पॉइंट बी था, ये 40 मीटर था, ये 40 मीटर था तुम्हें, और ये तुम्हारी क्या थी पूरी 58 मीटर विच इज द बेस। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है tan अल्फा, अल्फा ये हमारा एंगल है, अल्फा इज पॉइंट बी से, तुम अब इस बेस के टॉप को देख रहे हो, पॉइंट बी से तुम इस पॉइंट बी से तुम टॉप ऑफ द बेस को देख रहे हो। तो पॉइंट बी से हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये थी, जिसकी लेंथ हमारे पास 200√3 थी, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो तुम्हें इस tan अल्फा की वैल्यू तुम लोगों को निकालनी है, बहुत ईजी है, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे नहीं है, देखो ये तुम्हारे पास 200√3, ये ओवरऑल लेंथ कितनी थी 58, 58 में से अगर 40 माइनस कर दो तो मेरे पास ये लेंथ निकल कर आ जाएगी। 58 में से अगर मेरे पास 40 गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 58 18 बचेगा, यस 18 बचेगा। ये मेरे पास कितना आ गया 18। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू में 18 अपॉन में 200√3, 18 अपॉन में 200√3, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सही किया है ना, अल्फा परपेंडिकुलर, मेरे को कुछ गलत लग रहा है बाय द वे, tan अल्फा
परपेंडिकुलर विच इज़ 18 सही है, और बेस मेरे पास क्या है 200 से, ये सही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, tan अल्फा की वैल्यू आ गई। चलो ये क्वेश्चन क्लियर है। आप चलो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। जस्ट 1 सेकेंड, प्रीवियस ईयर में भी आते हैं, बहुत ईजी कर लो। चलो अगेन अपनी एनसीईआरटी के अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर। एक 30 मीटर की क्या है, टॉल बिल्डिंग है। बिल्डिंग ऑब्वियसली ग्राउंड पर होगी, ठीक है, ग्राउंड पर होगी। और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, यानी जो लड़का है वो क्या देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर है, इसकी आंखें कहीं यहाँ पर होंगी, आंखों से एकदम स्ट्रेट देखेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वो, अब ये जो ऑब्जर्वर है ये बिल्डिंग की तरफ पर, तो मान लो कुछ टाइम बाद ये ऑब्जर्वर यहाँ पर आ गया। हाइट तो वही सेम रहेगी 1.5 मीटर, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1.5 मीटर ही आ जाएगी। तो पहले हमारा एंगल कितना था, इंक्रीजेस, पहले हमारा एंगल 30 डिग्री था और अब हमारा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, जब आप बिल्डिंग के पास आओगे तब आपको और ऐसे ऊपर करके देखना पड़ेगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आपको क्या निकलना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपको मान लो पहले ये ए पॉइंट पर था, अब ये बी पॉइंट पर आ गया, तो आपको ए भी फाइंड करना है। इसको मैंने सी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने डी और इसको मैंने पी नाम दे दिया। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना डायग्राम बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड करो। मेरे पास क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर मेरा जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास क्या था, पी था। एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मान लो इस पॉइंट को मैंने क्यू नाम दे दिया, इसको मैंने आर नाम दे दिया। पी क्यू डी एंड पी आर डी, ये दो मेरे पास क्या बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, मुझे क्या निकालना है, तो मेरे को बताओ AC की लेंथ जो होगी क्या वो QD के बराबर होगी। यस मैम, भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम्हारा बराबर ही तो है। ऐसे ही QR जो है वो AB के बराबर है, RD जो तुम्हारा है वो BC के बराबर है, ठीक है। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं PQD को कंसिडर करूँ तो एंगल मेरे पास कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में मेरे को 30 मीटर क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, और ये जो QD है ये मेरे पास क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि tan 30 डिग्री का यूज़ करके QD मैं फाइंड कर लूँगा। QD आ गया मतलब मेरे पास AC आ गया, ठीक है। ऐसे में इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, PRD की जब मैं बात करूँ तो मेरे पास एंगल है 60 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में 30 मीटर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है, और RD मेरे पास क्या है, बेस है, ठीक है। RD मेरे पास क्या है, बेस है। तो वही परपेंडिकुलर बेस tan का यूज़ करके इस RD को मैं फाइंड कर सकती हूँ। RD मेरे पास आ गया मतलब मेरे पास क्या आ गया, BC आ गया। AC में से अगर मैं BC को माइनस कर दूँ तो मेरे पास AB आएगा, विच इज़ द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन ईजी है, यू विल डू इट, यू कैन डू इट, ओके। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा जी, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, यानी आप लोगों के पास क्या है, एक टावर है जो कि ग्राउंड पर है, ठीक है। इस शेडो की, इस टावर की शेडो की बात हो रही है, परछाई की बात हो रही है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री दैन व्हेन इट इज, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को मैंने H मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया, ठीक है। सबसे पहले इस सन्स एल्टीट्यूड का मतलब समझो। इस सन्स एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा जी, जो ऊपर क्या होगा, सन होगा, सन से क्या आती है, रेज आती है, किरणें आती है। तो सन की रेज ग्राउंड से किस एंगल पर मीट करती है वो होता है आपका सन्स एल्टीट्यूड। तो पहले जो, और वो जो रेज है वो आपकी टावर से इस तरीके से पास होती हुई आ रही है। तो पहले आपका एंगल कितना था, 60 डिग्री था, देन आपका एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया पहले। ये अब ये इस पॉइंट को मैंने C बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया। 20 जब आपका एंगल 60 डिग्री था तब इस टावर की शेडो आपके पास BC थी। जब आपका एंगल 30 डिग्री हो गया तब आपकी जो ये शेडो ये 40 मीटर और बढ़ गई, यानी CD आपके पास कितना है, 40 मीटर है,
ठीक है। इसको मैंने क्या, BC को मैंने x मान लिया। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करूं, एंगल कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो मेरा हाइट है वो मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, और जो मेरा बेस है विच इज 40 प्लस x मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 30 10 30 मेरे पास कितना होता है 1/√3। परपेंडिकुलर मेरे पास h है, डिनोमिनेटर के अंदर 40 प्लस x। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। छोटे वाले ट्रायंगल को जब मैंने कंसिडर किया, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर, विच इज परपेंडिकुलर, विच इज हाइट अपॉन में बेस कितना हो जाएगा x। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप क्या सोल्व नहीं कर सकते लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बस दैट्स इट, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर h आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ऐसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूं या ना छोड़ूं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये लोग, बहुत ईजी क्वेश्चन। दोनों में से एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं, 8th क्वेश्चन आप लोग खुद करना। ठीक है, क्वेश्चन है, एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर क्या है, एक पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, यानी एक टावर है, अच्छा, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है। ये क्या है, 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, और इसके ऊपर क्या है, एक टावर है। इसके ऊपर क्या है, एक टावर, मैं नाम दे देती हूँ A, B और C, और ये एक पॉइंट मैंने ले लिया P। ओके, यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हैं और टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं एंड बॉटम ऑफ द टावर को, यानी इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा A क्या है, टॉप ऑफ द टावर, B क्या है, बॉटम ऑफ द टावर। ओके मैम, क्या बोल रहे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम का, बॉटम हमारा क्या है, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो इक्वेशन बनेगी, आप लोग नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, इसको ए हाइट ऑफ द टावर को मैंने h मान लिया। ठीक है, और इस PC को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो छोटे वाले ट्रायंगल को जब मैं कंसिडर करूंगी, विच इज 45 डिग्री, tan 45 मेरे पास क्या होता है 1 होता है, विच इज BC अपॉन में x। तो x की वैल्यू मेरे पास 20 मीटर आ जाएगी। फिर बड़े वाले ट्रायंगल को मैं कंसिडर करूंगी तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3, विच इज 20 प्लस में h अपॉन में x। x मेरे पास कितना है 20, यहाँ से h की वैल्यू नहीं आ जाएगी, विच इज द हाइट ऑफ द। तो ये क्वेश्चन ईजी आप लोग कर लोगे। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन को करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपकी क्या है, सिमिलर है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी इजी आप लोग कर लोगे, ये क्वेश्चन इजी आप लोग कर लोगे, बिलीव मी यार, ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, इक्वल है, कराऊं क्या ये क्वेश्चन, बताओ, करा सकती हूँ मैं, चलो करा देती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन करा देती हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, एक बिल्डिंग है और एक टावर है, बिल्डिंग और टावर में से किसकी हाइट ज़्यादा होती है, इन जनरल टावर आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये मैंने एक टावर मान लिया, नीचे मैंने एक ग्राउंड बना दिया, और ये मैंने एक बिल्डिंग बना दी। AB और PQ, ये मेरा टावर है और ये मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ, 10th आप लोग कर लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज पॉइंट A फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना, 30 डिग्री का, यानी ये एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यानी पॉइंट B फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग विच इज पॉइंट B से, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री है। ये एंगल आपके पास कितना, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की लेंथ गिवन है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मैंने क्या मान ली, h मान ली। ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग मैंने क्या मान ली, h। अगर मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर किया विच इज PQB को अगर मैं कंसिडर करूं, हाँ, एंगल मेरे पास कितना है, ये एक मिनट, ये है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। यस, ये मेरे पास क्या है, 60 एंगल मेरे पास क्या है 60 डिग्री। 60 के कंपैरिजन में 50 क्या है, परपेंडिकुलर। BQ विच इज मेरा क्या है, बेस है, तो यहाँ से tan 60 √3 विच इज परपेंडिकुलर, विच इज 50 अपॉन में बेस कितना है BQ, यहाँ से BQ की वैल्यू आ जाएगी। अब इस दूसरे ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं,
हाइट निकालनी है, एंगल क्या है 30, 30 के रिस्पेक्ट में हाइट क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर tan 30 किसके बराबर होता है 1/√3 विच इज परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या है BQ, BQ आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, BQ की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपके पास आ जाएगी। दैट्स इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन का ही है, 11th क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, बट एंगल ऑफ डिप्रेशन का इससे अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, NCERT का ही है, वो वाला करते हैं। वो क्वेश्चन आपने कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 12 आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर बेटा जी अब करते हैं 13th करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13th या 15th, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर लो कोई सा भी। 14th आपका एंगल ऑफ एलिवेशन का है, बहुत ईजी है, कर लोगे। 13th, 15th एंड 12th तीनों आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन के हैं। एक क्वेश्चन कर लेते क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं 15th क्वेश्चन को। यस तो हमने सॉरी कुछ इशू आ गया था, सो दैट्स इट, बीच में वीडियो रोकना पड़ा एंड देन अगेन आई एम स्टार्टिंग। सो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 तीनों क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन के हैं। कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते, चलो 2 क्वेश्चन कर लेते, डू नॉट वरी, क्योंकि आपको समझाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सोल्व करते हैं। 12th बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम करते हैं, ठीक है। कौन से हम क्वेश्चन, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग 15th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे, ओके 15th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले थे, बट ओके चलो 15th कर लेते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। चलो 15th क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 13th अगर थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट अगर नहीं रहेगा तो 13th भी कर लेंगे, अदरवाइज पहले 15th को करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, तो साथ साथ अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हुए चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक हाईवे है, मान लो ये मैंने क्या बना दिया, एक हाईवे बना दिया, और ये मेरे पास क्या है टावर है। ये स्ट्रेट लाइन है बेटा जी, आप लोग थोड़ा सा बैलेंस कर लेना। ये मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन विच इज मेरा टावर है। टावर को मैंने नाम दे दिया AB, ठीक है। AB, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। इस टावर के ऊपर हमारे पास क्या है, एक मैन है, एक आदमी है, जो कि हाईवे के ऊपर क्या है, एक कार है, हाईवे के ऊपर क्या है, एक कार है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यानी यहाँ से मेरी ये क्या बन गई, एंगल ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बन गई। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, अब मैन की हाइट नहीं गिवन है तो मैन को हम एक पॉइंट की तरह कंसिडर करेंगे, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर दे हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 30 डिग्री, ओके मैम। और विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ये जो कार है ये टावर की तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी जितना डिस्टेंस पहले 2 सेकंड में ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगले 2 सेकंड में भी उतना ही डिस्टेंस से ट्रैवल करती रहेगी। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ओके। 6 सेकंड बाद मान लो इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने Q। 6 सेकंड बाद मेरी कार यहाँ पर आ गई, और जब मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, अब मेरे पास जो मेरा एंगल आया, ये मेरे पास एंगल आ गया 60 डिग्री का, मेरे पास एंगल बन रहा है। मेरे को फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ओके। मेरे को फाइंड करना है कि ये जो मेरी कार है Q पॉइंट से B पॉइंट तक आने में कितना टाइम ये लेगी। P से Q आने का टाइम हमारे पास क्या है, 6 सेकेंड्स है। तो देखो, तुम मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बड़ा एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। यस मैम, ओके। अब क्या करें, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करूं, ABP ट्राइंगल को अगर मैं कंसिडर करूं, ABP ट्राइंगल को अगर मैं कंसिडर करूं, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है 90 डिग्री का, तो 30 मेरा क्या है, 30 के कोरस्पॉन्डिंग AB को मैंने क्या मान लिया, H मान लिया, PB, ठीक है। तो AB
tan 30 डिग्री मेरे पास किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर। परपेंडिकुलर कितना है, h है। बेस मेरे पास क्या है, PB है, ठीक है। अब अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं विच इज ABQ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 विच इज परपेंडिकुलर विच इज हाइट, और बेस मेरे पास कितना है, BQ। अब tan 30 डिग्री वाले केस में 1/√3 इज इक्वल टू में HPB को आप क्या लिख सकते हैं, BQ प्लस में PQ आप लिख सकते हैं। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, ये देखो हमें टाइम निकालना है कि B से Q आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब तुम मेरे को ये बताओ, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार करती हूँ या फिर इस पे। यहाँ से तुम्हारे पास h की कितनी वैल्यू आ गई, BQ√3। इस h की वैल्यू अपनी tan 30 वाले में पुट करूँ तो 1/√3 इज इक्वल टू में h मेरे पास कितना है, BQ√3 अपॉन में BQ। देखो इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो, PQ एंड BQ को, क्योंकि PQ का टाइम मेरे पास गिवन है 6 सेकेंड और BQ का टाइम मेरे को निकालना है। इसको अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BQ प्लस PQ इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई की BQ इंटू में 3 आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ BQ। ये एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन को समझो थोड़ा सा। जो तुम्हारा ये PQ है 6 सेकेंड वाला, जो तुम्हारा ये डिस्टेंस है, यानी P से Q आने में तुम्हें 6 सेकेंड का टाइम लगा था, और ये PQ तुम्हारी BQ की क्या है, डबल है। यानी अगर BQ तुम्हारा x है तो PQ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। PQ तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। PQ तुम्हारा 2x है और PQ को कवर करने में 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और BQ तुम्हारी PQ की हाफ है। तो इसको अगर लॉजिकली अगर मैं देखो, स्पीड में मेरी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो BQ को डिस्टेंस जो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा वो 6 सेकेंड का हाफ विच इज़ 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड भी हमारी क्या थी, यूनिफॉर्म थी। यानी 6 सेकेंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना अगले 6 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। अब मान लो 3 सेकेंड में उसने x डिस्टेंस कवर किया होता तो अगले 3 सेकेंड में भी x, उससे अगले 3 सेकेंड में भी x ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3 सेकेंड आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन का, नो वरीज, ठीक है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। तो सबसे पहले लाइट हाउस बना लेते हैं। लाइट हाउस क्या होता है, जो हमारे सीज होते हैं, समुद्र के किनारे शिप्स वगैरह को गाइड करने के लिए वहाँ पर क्या बने होते हैं, लाइट हाउस बने हुए होते हैं। तो 75 मीटर का मेरे पास क्या है, एक लाइट हाउस है। ये मैंने क्या बना दिया, अपना ग्राउंड लेवल बना दिया, फ्रॉम अ सी लेवल मैंने बना दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, ठीक है। 2 शिप है लाइट हाउस के, दोनों एक साइड ही हैं, एक शिप आगे है तो दूसरा शिप उसके पीछे है, ठीक है। एक शिप मैंने मान लो यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लिया P पॉइंट पर, दूसरा शिप मैंने Q पॉइंट पर मान लिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है कहाँ से, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यानी टॉप ऑफ द लाइट हाउस पे एक ऑब्जर्वर होगा, पॉइंट की तरह उसको ट्रीट करेंगे क्योंकि हाइट मेंशन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से मैंने P को ज्वाइन किया, यहाँ से मैंने Q को ज्वाइन किया। एंगल कितने गिवन है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे को कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा एंड कौन सा एंगल 45 डिग्री होगा। तुम मेरे को एक बात बताओ, जब तुम किसी भी बिल्डिंग को देखते हो तो जितना तुम उस बिल्डिंग के पास होते हो उसके टॉप को देखने के लिए उतना ही गर्दन ऊपर उठाते हो, उतना ही गर्दन ऊपर उठाते हो। वही तुम जितनी दूर होते हो उस बिल्डिंग के, उसके टॉप को तुम अपनी गर्दन कम झुकाते हो, अपनी आंखें नजरें थोड़ी तुम्हारी नीचे ही रहती है, इतना ऊपर नहीं रहती। तो यानी जो तुम्हारा पहला वाला एंगल है ये तुम्हारा एंगल बड़ा होगा विच इज 45 डिग्री, और ये एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स तुम लोगों को निकालना है विच इज PQ तुम लोगों को निकालना है। ए इसको मैंने नाम दे दिया, बी तो तुम इस ट्रायंगल को कंसिडर करो। ABP को जब मैंने कंसिडर किया ये 75 है, PB मान लो मैं निकाल रही हूँ, तो परपेंडिकुलर बेस tan 45 1 होता है, तो AB इज इक्वल टू में PB, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 75 मीटर। ऐसे ही जब मैंने बड़े ट्रायंगल को कंसिडर किया विच इज ABQ को कंसिडर किया, tan 30 डिग्री। अब तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को QB
पी भी मेरे को पता है, क्यू बी मेरे को पता चल जाए, दोनों को माइनस कर दो तो पी क्यू निकल कर आ जाएगा, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ए बी क्यू की अगर मैं बात करूं तो ए बी क्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, tan 30 डिग्री विच इज 1/√3, 1/tan 30 डिग्री 1/√3 परपेंडिकुलर विच इज 75 बेस विच इज क्यू बी। तो क्यू बी मेरे पास किसके बराबर आ गया, 75√3 के बराबर। और क्यू बी में से पी बी को माइनस कर दो तो मेरे पास पी क्यू निकल कर आ जाएगा, विच इज डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स विच इज 75√3 माइनस का 75। तो 75 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो √3 - 1, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो क्वेश्चंस, ओ सॉरी बेटा जी, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी यहाँ पर, आई एम सो सॉरी, इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। आई एम सो सॉरी, लिटरली आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही थी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। आई एम सो सॉरी, ये मेरे पास क्या था, 75 मीटर का क्या था, लाइट हाउस था। ठीक है, और एक शिप मेरी यहाँ पर थी, एक शिप मेरी यहाँ पर थी। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहाँ से मैंने ज्वाइन किया, यहाँ से मैंने ज्वाइन किया, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही थी। ये एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ये एंगल 45 है तो ये भी मेरे पास 45 हो जाएगा ऑल्टरनेट। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद बस सेम है, वही प्रोसीजर फॉलो करना, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल के वही सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी मैंने गलती से आप लोगों को करा दिया था। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है बेटा जी, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क सुन लो। आप लोगों का होमवर्क है, इस लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ भी पढ़ा है 10 से 15-20 मिनट बैठ के खुद से रिवाइज करना, अपनी एनसीईआरटी को फिर से खुद से सोल्व करना, जितने भी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के अंदर खुद से सोल्व करना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इस चैप्टर के। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, हो जाएगा बहुत अच्छा। ठीक है, सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम अपना बेस्ट इनपुट नहीं दे पाए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बीच में एक गलती भी हो गई थी जो कि मैंने करेक्ट कर दी है, यही इसी डिप्रेशन वाले क्वेश्चन की करेक्ट मैंने कर दिया। बाकी इसमें मैं अपना 100% नहीं दे पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नए चैप्टर के अंदर, और वहाँ पर एकदम अपनी 100% एनर्जी से हम आपसे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई पे अच्छे से करिए।